आइडिया टॉक विद दीप्ति के आज के एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी से जिनके लिए पद नहीं बल्कि उद्देश्य महत्वपूर्ण है। श्री आशीष भटगाई, IAS, वर्तमान में पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी एवं कलेक्टर के रूप में सेवाएं देते हुए सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों में सुशासन, विकास और जन संवाद को नई दिशा दे रहे हैं। आज के इस संवाद में हम जानेंगे प्रशासन के भीतर की सोच, जमीनी चुनौतियां और नेतृत्व की वह दृष्टि जो बदलाव की बुनियाद बनती है। So let's start from your childhood, sir. तो बचपन में जो थे आप बहुत ही स्टूडियस, पढ़ाकू काइंड ऑफ या बुक फॉर्म टाइप के बच्चे थे या थोड़े से मिस्चीवियस और नॉटी काइंड ऑफ स्टूडेंट ही हुआ? नहीं, मैं तो बचपन से ही थोड़ा स्टूडियस था। Okay. और मैं थ्रू आउट ही मतलब स्कूल डेज में ही, कॉलेज डेज में ही, मतलब मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट था। तो क्लास 1 से ही 12th तक और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं थ्रू आउट ऑनर्स रहा हूँ। Okay. मैं पहले से ही आई वाज इनटू स्टडीज एंड ऑल। तो 11th और 12th के टाइम पर ही माइंड पे फोकस बैठ गया था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है या कब वो स्ट्राइकिंग फैक्टर कब था? नहीं, पहले से ही था, बचपन से ही था ये वाला मेरा कि सिविल सर्विसेज में जाना है। और उसके लिए ये था कि मतलब इंजीनियरिंग कर लेना पहले, क्योंकि वो भी एक सेफ होता है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में सक्सेस रेशियो जो होता है वो कम होता है। तो ये स्मार्ट एक मूव होता है कि पहले आप या तो इंजीनियरिंग कर लीजिए या मेडिकल लाइन में चले जाइए, तो आपसे एक एज हो जाता है कि एक के पास आपके पास एक ऑप्शन तो अलग से रहता ही है। तो इसलिए क्योंकि और फिर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अच्छे थे ही, तो 12th के बाद फिर हम लोगों ने इंजीनियरिंग लाइन में जाना मैंने सोचा। और उसके बाद मैंने जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिए थे और फिर उसके बाद NIT इलाहाबाद, जो कि एक टॉप कॉलेज है इंडिया का, वहीं से मैंने फिर ग्रेजुएशन किया। ओके, तो सर जब सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे थे तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे? लाइक आज के टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी की कमी भी देखी जाती है। थोड़े टाइम तक बच्चा एफर्ट करता है बट अगर टाइम पे रिजल्ट नहीं मिले तो बच्चा गिव अप कर लेता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? नहीं, आज तो युवाओं के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और न केवल सिविल सर्विसेज में बल्कि और सारे फील्ड्स में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आजकल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें एक कोशिश की जा रही है कि जो आजकल हमारे नवयुवक हैं वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी ध्यान दें। क्योंकि जैसे हम युवा होते हैं तो केवल सिविल सर्विसेज की तरफ ही ध्यान देते हैं, तो उसमें सक्सेस रेशियो जो होता है थोड़ा कम होता है। तो कई, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन उसमें मिलेगा। तो कुछ ना कुछ उनके पास अगर बैकअप रहे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ वो जा सके तो उस तरह से भी काम करना चाहिए। आज भी हमारे देश के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IITs हो गए, NITs हो गए, IIMs हो गए, तो वहाँ से भी पास आउट जो बच्चे होते हैं तो उसमें भी यही सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने। तो उस दिशा में भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ध्येय यही है कि आपको सिविल सेवा में जाना है और समाज की सेवा करनी, तो उसके लिए फिर आपको प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, फिर उस तरीके से अपनी स्टडीज को भी करना होगा और सारी चीजें जो जो रिक्वायरमेंट होगी उनको भी आपको पूरा करना चाहिए। तो सर जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी स्टार्टअप इंडिया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, तो आप इसका सक्सेस रेशियो किस तरह से देखते हैं? नहीं, सक्सेस रेशियो उसका अच्छा है, दिख रहे हैं आपके धीरे धीरे कई सारे लोग जो इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और कई सारे नए नए स्टार्टअप पिछले कुछ सालों में जो है इंडिया में हुए हैं और कई सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो आप देखते ही होंगे बहुत सारे नाम हैं ऐसे। तो और भी अब धीरे धीरे जितने हमारे युवा हैं उन लोगों को भी आइडिया आएगा, क्योंकि मानव स्वभाव होता है कि वो एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो धीरे धीरे करके और लोग भी इस तरीके से अपना अपना काम करने का, स्टार्टअप करने का सीख रहे हैं। क्योंकि केवल आप गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो लिमिटेड संख्या में होंगे। हमारे देश में एक साल में जो ग्रेजुएशन करने वाले लोग होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले लोग होते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो उतने को हम लोग किसी जॉब में अगर हम सोचें कि उसको समाहित कर लें हम लोग, तो वो अगर आंकड़े के हिसाब से भी आप देखेंगे तो वैसा पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। कुछ लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब भी रहे, प्राइवेट जॉब भी रहे, इंडस्ट्री भी रहे, सारे सेक्टर की ग्रोथ करनी चाहिए। एक अच्छी सोसाइटी बनने के लिए, अच्छी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हर सेक्टर में डेवलपमेंट होना, हर सेक्टर में फोकस होना जरूरी होता है। आपको क्या लगता है कि एक सिविल सर्विसेज के एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे जाने के बाद एक ऑफिसर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नहीं, क्वालिटीज तो बहुत सारी होनी चाहिए। कई सारी क्वालिटीज आप इनकलकेट करते हैं, कई सारी क्वालिटीज आपने पहले से ही होती हैं, कई सारी क्वालिटीज आप सीखने को मिलती हैं धीरे धीरे। तो वही सब होना चाहिए। पर सबसे अच्छी आपकी एज ए ह्यूमन भी आपको अच्छा होना चाहिए। आपके पास
परसेवरेंस, परसिस्टेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ये सब क्वालिटीज भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अच्छा काम, ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्क तो नहीं होता, लेकिन इसमें आपको अच्छा काम करना चाहिए, जिसमें आप सोसाइटी को अपना 100% दे सको, आप ट्रांसपेरेंटली काम करो, आप ऑनेस्टली काम करो, आप फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन वर्क करो। तो ये सब चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। मतलब ये जो क्वालिटीज हैं, वर्च्यू जो है, जो ह्यूमन वर्च्यूज हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये होनी चाहिए। ये सब होगी आप में तो आप अच्छे इंसान होगे, तो आप अच्छा काम भी करोगे। आपके अगर इंटेंशन करेक्ट होंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। एग्जैक्टली। आज का जो यूथ है सर, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप क्या देखते हैं? नहीं, स्ट्रेंथ तो आजकल यूथ जो है वो टेक्निकली बहुत साउंड है। ओके। उन लोगों को बहुत अच्छा आइडिया है, वो नई नई जो टेक्निक्स है उनका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं। तो उनको चैनलाइज करने की हमें आवश्यकता है। उनकी जो एनर्जी को अगर हम सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर लें, उनको एक हम डायरेक्शन प्रोवाइड करा दें, तो निश्चित रूप से यूथ जो है बहुत अच्छा कर सकता है और सोसाइटी के लिए बहुत पॉजिटिव एक डायरेक्शन वो दे सकता है यूथ जी। और युवाओं की सबसे बड़ी कमी क्या लगती है आपको अभी के समय में? युवाओं की ऐसे मतलब इन जनरल बोलना तो अलग अलग लोगों का, क्योंकि हर आदमी, युवा तो सब होते हैं, लेकिन उसमें इंडिविजुअलिस्टिक भी फिर अलग अलग होता है सबका। तो हर किसी की अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, पर्सनैलिटी के कुछ कुछ ट्रेट्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। बट एक कॉमनली कहेंगे कि युवा मतलब आजकल बहुत ज्यादा, एक तो ये कह सकते हैं हम लोग की सोशल मीडिया में भी मतलब एक जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, उसमें ज्यादा समय हम लोग, युवा भी क्या हम सभी लोग आज की सोसाइटी में ऐसा हो गया, क्योंकि अभी लेटेस्ट फेज है, क्योंकि सोसाइटी चलती है अलग अलग समय में, अलग अलग एरा में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो अभी जो मॉडर्न एरा है उसमें ये भी रिसेंट डेवलपमेंट ही हुए हैं कि जो सोशल मीडिया इतना ज्यादा अभी प्रभावी हो चुका है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन की भी अगर हम देखें तो प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। तो अभी सोशल मीडिया इतना ज्यादा हावी हो गया कि हर को लोग अपने डेली लाइफ का भी काफी ज्यादा समय सोशल मीडिया में देते हैं, तो उसके टाइम भी एक तरह से वेस्ट होता है और आपकी आईज में और मेंटल इम्पैक्ट भी उसके भविष्य में पता लगेंगे, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सब रेडिएशन के माध्यम से ही आपको प्राप्त होता है मोबाइल में। तो वो उसमें युवा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। बाकी तो अच्छा है, युवा बहुत कैपेबल हैं और बहुत पॉजिटिव सोच के भी हैं और टेक्निकली बहुत साउंड है, अवेयर हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है, तो फ्यूचर ब्राइट है जी। अभी पिथौरागढ़ में रिसेंटली आप पोस्टेड हुए, इससे पहले आप बागेश्वर में कार्यभार अपने संभाला था। तो बागेश्वर में आपने हेलो डेस्क बागेश्वर एक ऑनलाइन एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट आई गॉट टू नो दैट रिसेंटली इन पिथौरागढ़ आल्सो यू स्टार्टेड। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये जो इंस्पिरेशन है जनहित के लिए, कि आपको कहाँ से मिली? दराज से, विलेजेस से, काफी फार फ्लंग एरिया से लोग आते हैं, तो वो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म हमने डेवलप किया था, जिसमें केवल फोन कॉल के माध्यम से वो अपनी बात, चाहे वो स्थानीय भाषा में कहना चाहे, कुमाऊनी में कहना चाहे, तो हमें कह सकते हैं। वो हमारी बात हम उसकी रिकॉर्ड हो जाती थी और वो रियल टाइम में मैसेज फॉर्म में कन्वर्ट होकर संबंधित विभाग को, हम लोगों को, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सबको वो पहुंच जाती है। और फिर हम लोग उसका फॉलो अप करते हैं उसका, और फॉलो बैक कॉल भी उस व्यक्ति को करते हैं और संबंधित विभाग से ये इंश्योर करवाते हैं कि उनकी समस्या का निराकरण हो गया है। तो मतलब इसको हमने बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में इसको स्टार्ट किया था और इसको बहुत सिंपल रखा था। इसमें जैसे कोई हमारे दूर दराज गाँव के व्यक्ति होते हैं, तो ये नहीं जानते कि हमें ऐप कैसे यूज करना है। एक ही ऐप, इतने सारे ऐप आजकल हो गए हैं कि सही ऐप को मिलना भी मुश्किल हो जाता है। वेबसाइट का यूज करना भी कुछ लोग को बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता, तो केवल फोनिकली कनेक्ट करके हम उनसे फिर खुद से कनेक्ट करवाते थे। मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच थी, हमारी टीम वहां पर है और वो उससे खुद से बात करके इंश्योर करा रही है कि अगर उन्होंने जो बात कही है तो किस तरीके से उसका प्रोएक्टिव वे में उसका रिजॉल्व करके उसका सोल्यूशन देते हुए उसका फिर उसको अवगत कराएंगे। अच्छा, अभी पिथौरागढ़ में रिसेंटली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, मेरा सपना मेरा लक्ष्य। थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। मेरा सपना मेरा लक्ष्य हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। तो उसमें हम लोग 15 डेज में जो हमारे फार फ्लंग एरियाज के जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो अभी तो गवर्नमेंट स्कूल्स को ही अभी हमने इसमें लिया है, तो उन लोगों को हम लोग इन्वाइट करते हैं। तो उसके दो तरह से उद्देश्य हैं। एक तो उनको एक्सपोजर विजिट कराना, तो डिस्ट्रिक्ट में जैसे कलेक्ट्रेट है उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, वर्किंग कैसे होती है, विकास भवन होता है जिसमें समस्त कार्यालय विकास से रिलेटेड जो होते हैं वो रहते हैं, उसकी फंक्शनिंग वर्किंग कैसी है, एसपी ऑफिस की, जजी की, तो एक एक्सपोजर विजिट।
और फिर उनका एक इंटरेक्शन जो हमारी फीमेल ऑफिसर्स हैं, विमेन ऑफिसर्स हैं, उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन जिसमें उनके एस्पिरेशंस हम जानते हैं और उनको क्या क्या हेल्प हो सकती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और उस डायरेक्शन में उनके फोन नंबर भी हम लोग एक्सचेंज करते हैं और फिर उनसे के साथ भी प्रोएक्टिव वे में उनसे पूछते हैं कि उनको क्या चाहिए और किस तरीके से वो अपने फ्यूचर में चीजें करना चाहती हैं। उनको पूरी हेल्प उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो या और भी कुछ वो करना चाहते हैं। तो ये है। और इसमें हम लोग बैचेस में जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट है उनको बुलाते हैं 30-30 के बैच। तो ये पिथौरागढ़ से पहले भी आपने किसी और हाँ जी, मैंने वागेशन में भी स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे भी नाम यही था, मेरा सपना मेरा लक्ष्य से इनिशिएटिव का नाम था। तो काफी अच्छा इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। और गर्ल्स जो हमारी दूर दराज के एरिया की हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कलेक्टेड देखा नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी कैसे काम करती है उसको नहीं देखा होता, जो खुद ही विमेन ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ होता है। तो उनको काफी अच्छा लगता है, उनका 1-to-1 एक इंटरेक्शन होता है और काफी इनफॉर्मल माहौल में हम लोग ये करते हैं ताकि उनको बड़ा अपनापन सा लगे। सर, जैसे कि है कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब उसका युवा जो है वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनका जो ढांचा है वो थोड़ा सा अव्यवस्थित है। तो ऐसे में एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी बच्चे को डेवलप करने के लिए। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, इसमें यह है कि हमारे क्योंकि हिली डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं या उत्तराखंड में बहुत सारे स्कूल हैं जो कि बहुत ही स्कैटर्ड मैनर में पूरे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट और अक्रॉस द स्टेट फैले हुए हैं। तो उसमें लगातार गवर्नमेंट की तरफ से उसमें अपग्रेडेशन की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और अब हम लोग जो है स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस भी हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। तो कई सारे स्कूल्स में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर रहे हैं। अब क्लासेस जो है सभी जगह फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है और सभी जगह कम से कम 1 या 2 क्लासेस जो है वो स्मार्ट क्लासेस हो जाएं। तो इस दिशा में भी सभी जगह कार्य चल रहा है। तो धीरे धीरे करके सारे 1 by 1 सारी चीजों को टेकअप किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं तो सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ, जैसे आपने क्वेश्चन किया था, तो सभी लोग गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते थे, तो गवर्नमेंट स्कूल्स इसीलिए भी होंगे जब पेरेंट्स भी उसमें ध्यान देंगे और सोसाइटी भी ध्यान देगी। और गवर्नमेंट की तरफ से तो लगातार प्रयास किया ही जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका बढ़िया किया जा रहा है और साथ ही साथ जितना उसको हाईटेक किया जा सके और स्मार्ट क्लासेस जो है वहाँ पे स्टार्ट की जा सके, उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और कुछ गवर्नमेंट स्कूल जो है बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे सामने अभी उदाहरण है जनपद के अंतर्गत, जहाँ पर टीचर्स जो है वो लगातार मतलब बिल्कुल लगन के साथ काम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है। तो कई सारी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल से लोग छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। तो ये तो यस, हाँ, हम लोग को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझनी चाहिए और सब हम लोग जब मिलके काम करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से स्कूल्स भी बेटर होंगे, एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा पूरा बेटर होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेटर होगी। अभी हम एक समस्या देख रहे हैं, दैट इज द माइग्रेशन। और माइग्रेशन के कई सारे रीजंस हैं। इसमें है एजुकेशन है, आपका हेल्थ है, मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वो मजबूर हैं। साथ ही साथ जो फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बंदरों के, सुअरों के, भालू या तेंदुए की आतंक से परेशान है। तो ऐसे में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस दिशा में भी लगातार काम? माइग्रेशन की जो बात है, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए कई लोग बाहर जाते हैं, लेकिन जब हम लोग उनको यहीं पे बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे और जो भी वो वर्क करेंगे, जैसे खेती की जाती है, कृषि प्रधान है हम लोग, तो वहाँ पर ऐसी कुछ फसलें उगाई जाएं जिससे जो उचित मूल्य और अच्छा मूल्य उसका मिल जाए, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रहे, तो निश्चित रूप से फिर वो यहीं रहेंगे। तो इसी दिशा में कार्य करते हुए हम लोगों ने मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांटेशन पे फोकस किया है। जो औषधीय एवं सगंध पादप होते हैं, तो उनको एक तो जंगली सुअर और बंदर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दूसरे जो उनका जो मार्केट है आने वाले समय में और ग्रो करेगा, एरोमेटिक इंडस्ट्री और मेडिसिनल प्लांट की इंडस्ट्री। और दूसरा क्या होता है कि इसको सुखाकर यूज करना पड़ता है पाउडर फॉर्म में, या जो भी इसका ट्रांसपोर्टेशन करना होता है वो सुखा के करना होता है। तो इसमें ऐसा भी नहीं रहता कि खराब हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग फल उगाएं या ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स उगाएं, तो उसमें हमारा मार्केट जरूर मिलना, पास में मिलना जरूरी हो जाता है, मंडी तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। बट इन चीजों में जब हम एरोमेटिक प्लांटेशन का और मेडिसिनल प्लांटेशन का कृषि करते हैं, तो उसको सुखा के यूज किया जाता है, तो वो ये वाला फैक्टर नहीं रहता कि जल्द से जल्द आपको मार्केट की तरफ पहुंचना है। आराम से आपके पास टाइम रहता है, टाइम की विंडो आपके पास रहती है और काफी अच्छा मूल्य इसका जो है मार्केट में मिल जाता है। तो ये काफी
प्रॉफिटेबल जो हमारे काश्तकार हैं उनके लिए हो तो सकता है। ये स्टार्ट हो चुका है? जी, स्टार्ट ये हम लोगों ने प्रारंभ कर लिया है। ओके। तो ये अभी इसके थोड़े टाइम बाद आपको विजिबिलिटी भी दिखेगी फील्ड में। अच्छा। और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो है मूल्य एक तो काश्तकार को बहुत अच्छा मिल जाता है, तो वो खुद से भी फिर इसके लिए मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा। और वो फिर अपने आप से ही और बड़े एरिया में इसको करते हैं। अच्छा। धीरे धीरे करके यहाँ पे भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है छोटी छोटी लग सकती हैं, तो उसकी पैकेजिंग करना भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो दूसरा हमारी जो क्लाइमेट है उत्तराखंड के हिली डिस्ट्रिक्ट्स की, तो वो बिल्कुल सूटेबल है इसके लिए। क्लाइमेटिकली ये बहुत सूटेबल है इसके लिए, क्योंकि यूरोप में भी होता है, तो उसी के सिमिलर क्लाइमेट हमारी भी है। तो जो हमारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं, जो हमारी यूएसपी हो सकती है, उस पर हम लोगों को वर्क करना चाहिए, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जैसे कीवी पे बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, हम ट्राउट पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं फिशरीज वाले में। इसको हम लोग लगातार इसको रेप्लिकेट करने के लिए और एक्सपेंशन इसका करने के लिए लगातार वर्क कर रहे हैं। उस दिशा में सब कार्य किया जा रहा है। जी, पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी रहते हुए आप यहाँ पर टूरिज्म की क्या क्या संभावनाएं देखते हैं? जी, टूरिज्म की तो यहाँ पे अपार संभावना है। अभी हमने देखा कि जो हमारा आदि कैलाश वाला रूट है और ओम पर्वत वाला हमारा जो है, तो वहाँ पे लगातार टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस वर्ष तो लगभग जो है हमारे 3 गुना से भी ज्यादा टूरिस्ट लास्ट ईयर के मुकाबले वहाँ पर आए हैं। तो बिल्कुल ग्रोइंग सेक्टर है। पिथौरागढ़ में बहुत ज्यादा संभावना है। मुंशियारी हमारे पास है। पिथौरागढ़ ही इनफैक्ट अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल टाउन है, तो इसके लिए भी हमारा पूरा रोड मैप हम लोगों ने प्लान किया है कि आने वाले समय में और क्या क्या ऐसे स्पॉट्स यहाँ पे डेवलप किए जा सकेंगे, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो कम से कम 2-3 दिन यहाँ पे रुकें उस दिशा में। और मतलब सेंसिबल टूरिज्म पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंटली जो ये रीजन होता है वो थोड़ा सेंसिटिव है। मैं वही कहना चाह रही थी कि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो हिमालयस जो है वो बहुत ही सेंसिटिव जोन है। तो ऐसे में अगर बहुत सारे टूरिस्ट और विजिटर्स अगर आदि कैलाश या कैलाश यात्रा के लिए जाएंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो हमारा क्लाइमेटिक चेंजेस और ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, तो उससे कैसे नहीं, तो वो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उसमें हम दोनों तरह से काम करें। मतलब टूरिस्ट भी आए, लेकिन हम लोग एनवायरमेंटल कंसर्न को भी बिल्कुल एड्रेस करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है। तो उसी तरीके से हम लोग पूरा प्लानिंग हम लोगों का है कि टूरिस्ट का फ्लो भी हो, यहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो करे, जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनको भी उससे लाभ हो, फायदा हो टूरिस्ट से, और जो हम एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। मतलब हम लोग इस तरीके से वहाँ पे हमारा टूरिज्म का प्लानिंग हो रहा है, जिससे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी हम संदेश दें। जी। अभी जैसे है कि मतलब एक मॉडल दिखाएं कि किस तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए टूरिज्म को किया जा सकता है, तो उस दिशा में हम लोग कार्य करें। अभी जैसा हम देख रहे हैं कि हेली सेवाएं जो है वो निरंतर है और हल्द्वानी पंतनगर तक के लिए है। क्या आने वाले निकट भविष्य में दिल्ली से भी विमान सेवा यहाँ पर संचालित? जी, दिल्ली से तो विमान सेवा संचालित हो रही है, पर वो हर अल्टरनेट डे पे है। तो उसको लगातार हर डे करने का भी प्लानिंग अभी पाइपलाइन में है। तो और साथ ही साथ देहरादून से भी बहुत जल्दी अतिशीघ्र यहाँ पर पिथौरागढ़ जो नैनी सैनिक एयरपोर्ट है उसकी हवाई सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। साथ ही साथ जो हमारी एयर स्ट्रिप है उसका विस्तारीकरण का कार्य भी जो है पाइपलाइन में है, तो वो भी उस पर भी हम लोग वर्क कर ही रहे हैं। तो आने वाले समय में पिथौरागढ़ की जो कनेक्टिविटी है वो सभी जगह से बहुत अच्छी हो जाएगी। एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसा हम देख रहे हैं कि अभी उत्तराखंड में नशा जो है बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। रिसेंटली स्मैक की हल्द्वानी अगर हम देखें या पिथौरागढ़ देखें, तो स्मैक, चेरस, गांजा, ये सारे केसेस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, और वो भी एडोलेसेंट एज ग्रुप में। तो इसको रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या प्रयास? इसके लिए तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि तीनों तरीके से हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव जो भी चीजें की जा सकती हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जा सकते हैं, और अगर जो इस तरह के लोग होते हैं उन पे कड़ा एक्शन जो लेना, कड़ी कार्रवाई करना, उसके संबंध में भी लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है हम लोग के स्तर से। तो पुलिस हो हमारी, और शिक्षा विभाग हो गया हमारा, और सभी विभागों के समन्वय से हम लोग लगातार इसमें वर्क कर रहे हैं। हायर एजुकेशन को भी इसमें हम लोगों ने लिया है। लगातार अवेयरनेस की जा रही है। स्कूलों में जाके बच्चों के साथ नुक्कड़ नाटक और प्ले के माध्यम से, स्किट के माध्यम से आउटरीच प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ये तो है ही सर। तो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना कितना कठिन काम है, और युवा आज के समय पर इससे कैसे सीख सकते हैं? नहीं, कठिन काम नहीं है बिल्कुल। आपको कोई भी जो काम करना चाहिए पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए, और इसके लिए आप लोग प्रोसीजरल रिफॉर्म्स करने चाहिए। उसी दिशा में हम लोग लगातार काम करते हैं। जो भी हमारा जैसे ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम है वो पूरा हमको फॉलो करना चाहिए, और लगातार जैसे हमारा हेल्पलाइन है ऑनरेबल सीएम सर का 1905, उस पर भी जो भी शिकायतें दर्ज होती हैं उनका हम लोग
लगातार उसका जो है वीकली रिव्यू करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जिसने भी उसमें शिकायत दर्ज करी है तो उसका पॉजिटिव वे में उसका निस्तारण हो जाए। साथ ही साथ जैसे सेवा का अधिकार अधिनियम है तो उसमें हर चीज का जो हर सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं तो उनका एक टाइम पीरियड उसमें निर्धारित है कि इतने दिवस के अंदर वो हो जानी चाहिए, तो वो भी हम लोग इंश्योर करवा रहे हैं, उसका भी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और मेरा तो पर्सनली ऐसा रहता है कि किसी भी ऑफिस में कोई भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जो आज का काम होता है उसको आज ही आप लोगों को कर देना चाहिए, तो उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट में मतलब डिस्पोजल फास्ट होना चाहिए, तो उस दिशा में हम लगातार वर्क कर रहे हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं पे भी कोई पेंडेंसी ना रहे। इस दिशा में कार्य करते हुए 1 जनवरी से हम लोगों ने सारे ऑफिस में अब ई ऑफिस ही प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभ तो पहले से था लेकिन वो फुली फंक्शनल नहीं था, तो हमने ये इंश्योर किया कि कोई हमारे पास ऑफलाइन फाइल ना लेके आए, सीधे ऑनलाइन ही फाइल है, तो उसको अभी तो वो ठीक चल रहा है, ऑनलाइन फाइल ही आ रही है सभी ऑफिस में। हम लोगों ने ये कह दिया है, इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आपको हमेशा पता होता है कि किस टाइम आपकी फाइल कहाँ पे मूव करिए, और अगर किसी के पास है तो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पेंडिंग नहीं है, क्योंकि वो तो फिर आपको दिख जाता है। तो ये सारे जो मेजर्स हैं वो हम लोग लगातार ले रहे हैं और ये हमेशा इंश्योर किया जाएगा कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहे, ऑनेस्टली सभी लोग वर्क करें, टाइम के साथ वर्क करें। मतलब टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस में बायोमेट्रिक सभी जगह लगाई गई है, वो फंक्शनल है, ये भी हम लोगों ने इंश्योर किया है, तो टाइम से सभी लोग आ जाएं और टाइम जितना टाइम ऑफिस होता है उसमें अवेलेबल रहें और फोन के लिए भी अवेलेबल रहें और मेल के माध्यम से, क्योंकि अभी ऑफिस चल गया है तो आपको ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं चला या मेरे पास तो फाइल आई नहीं। ये सब स्मार्ट वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के टाइम में स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है। सही करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हुए आपको कैसा लगा कि युवाओं से गांव में किस तरह से बदलाव आ सकता है? युवाओं के माध्यम से, क्योंकि युवा तो एक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, युवा हमारी शक्ति, आने वाला हमारा भविष्य है, तो वो लोग जब अवेयर होंगे और ये वो लोग इंश्योर करेंगे, और मेरा उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहता है कि जो भी काम हम लोग करें उसमें क्वालिटी हो, हमेशा जो भी काम करना चाहिए वो क्वालिटी में उसको बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा जो रूरल लेवल पे या इवन कहीं पे भी अर्बन सेक्टर में भी, रूरल सेक्टर में भी जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है या जो भी प्रोक्योरमेंट होते हैं उसमें ये बिल्कुल हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि क्वालिटी वर्क हो। तो अभी हमारे नए जो ग्राम प्रधान गण हैं वो भी आए हैं, अभी उनको कुछ टाइम हो रहा है, उनको भी हम लोगों ने यही बताया, उनके साथ अब हम लोग वर्कशॉप भी करेंगे कि उनको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अक्रॉस द कंट्री वो भी दिखाएंगे कि जो लोग बेस्ट वर्क कर रहे हैं किस तरीके से अपनी अपनी ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत बनाएं, और जो भी काम करें चाहे वो पंचायत भवन हो या कोई सीसी मार्ग होता है वहाँ पे या वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम बेहतर करना चाहिए, तो उसको भी बेस्ट क्वालिटी का बनाए, क्वालिटी से बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज न करे। ये सबको सोचना चाहिए, सबको प्रण लेना चाहिए, ये पूरे समाज में एक इसके लिए प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए कि क्वालिटी वर्क हो हर जगह। और वेस्ट डिस्पोजल पे बिल्कुल कार्य किया है, वेस्ट डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो गया कि विलेजेस में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह जो रैपर्स, कुरकुरे के रैपर्स, ये वो सब लेस के रैपर्स, वो सब जगह पड़ गए हैं, तो उसका किस तरीके से मैकेनिज्म बनाया जाए, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर वे में हो, और वाटर कंजर्वेशन पे वर्क करने की आवश्यकता है सभी को। ये सब इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि वाटर कितना प्रीशियस है, तो उसके लिए हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक्स और भी सब अवेयरनेस गांव वालों को दी जाती है। हाँ बिल्कुल दी जाती है, उसके लिए हम अलग से वर्कशॉप भी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करी है, वो करेंगे। वाटर कंजर्वेशन करना, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्टिविटी, ये मतलब आपका जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनता है और आपके फोकस एरिया में होना चाहिए वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज, वेस्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज, ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी वर्क, ये सब चीजें। टूरिज्म पर मैं दोबारा से इस पॉइंट पर आना चाहूंगी कि पिथौरागढ़ में आपको एडवेंचर टूरिज्म की क्या-क्या जी, एडवेंचर टूरिज्म की बहुत ज्यादा यहाँ पे स्कोप है। जैसे हमारा पूरा जनपद ही काफी क्योंकि विस्तृत है और ऐसी सारी हमारी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है। तो रिवर राफ्टिंग पे भी हम फोकस कर रहे हैं और उस पर किया जा सकता है और अच्छा, तो उस पर हम लोग लगातार वर्क करेंगे। पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग पे भी बहुत ज्यादा हमारा फोकस है और उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इन सब चीजों को देखते हुए और सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को भी हम लोग प्रमोट करते हुए इस दिशा में पूरी तरीके से। लेकिन अभी भी मेडिकल सेवाएं थोड़ा सा उतनी प्रॉपर नहीं है। रिसेंटली ही हुआ कि नहीं, मेडिकल सेवाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी अपकमिंग जो मेडिकल कॉलेज है वो बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। लंबे टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, नहीं अभी पूरा कंप्लीशन कंडीशंस ये होती हैं कि जो डिलीवरी के टाइप फैसिलिटीज हैं तो जस्ट बिकॉज़ ब्लड की कमी की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंज है, लेकिन उसी को ओवरकम करने के लिए मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो
तो उसी के क्रम में जो पिथौरागढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी जो बिल्डिंग हम लोगों ने लगातार उसका मौके पे जाकर भी उसको देखा था, उसका रिव्यू किया है। तो वो अभी कंप्लीशन की स्टेज में है, तो नेक्स्ट कुछ मंथ्स में वो कंप्लीशन की पूरी स्टेज में होगा। और फिर जब यहाँ पे पूरा मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो चीज़ें बेटर होंगी। और हमें बिल्कुल पॉजिटिविटी और सकारात्मकता के साथ ही स्टेप बाय स्टेप जो कार्रवाई करते रहनी चाहिए। और जब ऐसे मेडिकल कॉलेज आ जाएगा यहीं पे हमारे और भी जो पूरे प्रदेश के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज हैं वो भी फंक्शनल पूरी तरीके से हो रहे हैं, तो वहाँ से फिर हमारा मैन पावर का भी धीरे धीरे इशू नहीं रहेगा, स्पेशलिस्ट भी हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे। और आने मतलब इस समय पिछले समय से तो बेटर ही हुआ है कि काफी सारे स्पेशलिस्ट पहले तो और दिक्कतें थी, तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कई चीजें होती हैं तो थोड़ा उसमें समय लग जाता है जी, तो अच्छा ही रहेगा और सब मिलके काम करेंगे, टीम वर्क में काम होगा और सोसाइटी पूरी अवेयर होगी तो अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी सर कि आजकल के बच्चे जो आप देख रहे हैं, प्रेजेंट जनरेशन के बच्चे, वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती है या किसी चीज को के पीछे एफर्ट लगाने के बाद अगर हासिल नहीं हो पा रहा है तो इमीडिएटली दे टेक एक्शन और कभी कभी ये सुसाइडल उस पर भी जाता है। तो ऐसे में बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो एक तो उनको पेरेंट्स भी इसको देखें, थोड़ा पेरेंटल जो गाइडेंस मिलना, समय पे मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो उनसे कम्युनिकेट करें। क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि मतलब आइसोलेशन ज़्यादा हो जाता है कि हर कोई आदमी अपने मोबाइल पे व्यस्त है और एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, फैमिली टाइम भी नहीं मिल पा रहा। तो पेरेंटिंग थोड़ा ठीक से हो, उनको टाइम दें, उनके इश्यूज को समझें। बच्चों को भी, चिल्ड्रंस को भी यही मैसेज है कि केवल हम लोग आर्टिफिशियल वर्ल्ड में ही न रहें। मतलब ये सब चीज़ें, इसीलिए हम लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को भी प्रमोट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है, गवर्नमेंट की भी ये प्रायोरिटी है। क्योंकि जब स्पोर्ट्स होगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फिर माइंड जो होता है पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, तो वो सब हम लोग प्रमोट करेंगे। तो बच्चे भी इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करें और जैसे योगा एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उसको करना चाहिए, मेडिटेशन। तो क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में जब सब कुछ वर्चुअल होता जा रहा है तो उससे मेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा इससे उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हमसे ज़्यादा जो सोसाइटीज जो हैं उनका भी अगर हम अध्ययन करें, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, लेकिन फिर मेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई। वही लोग आप देखते होंगे कि आजकल यूएस के लोग हैं, यूरोप से बहुत सारे लोग ऋषिकेश में आके मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योगा की तरफ हैं। तो ये चीज़ें समझना चाहिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑल द थिंग्स। लाइफ एक पूरा बैलेंस है, इसमें सभी चीज़ें को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको चीज़ों को समझें और मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ और पॉजिटिविटी और पॉजिटिव क्वालिटी सबसे लें और सोशल वर्क करें। और ये सब चीज़ें करेंगे, कनेक्ट में रहेंगे पब्लिक से, तो आम जनता से, तो निश्चित तौर पर उनको भी पॉजिटिविटी मिलेगी, सेवा भाव उत्पन्न होगा और वो बेटर करेंगे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। मैंने सुना था कि जो हमारी जिलाधिकारी पिथौरागढ़ हैं वो काफ़ी हम्बल है, काफ़ी ग्राउंडेड है, एंड पर्सनली आई हैव आल्सो फेल्ट आफ्टर मीटिंग यू, सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।